प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की सत्य कहानी पर आधारित कहानी विराटा की पद्मिनी। भाग 5। राजा ना संभले, मर्ज बढ़ता गया। जो दवा की, पागलपन और शरीर की अन्य बीमारियों का बीच में कभी कभी कुछ चेत हो आता था। अवस्था इतनी खराब हो गई थी कि शायद आगा हैदर के सिवाय और किसी को उसकी चिंता न रह गई थी। सब बेचैन थे, व्यग्र थे, इस उग्र चिंता में कि आगे क्या होगा। जिस समय जनार्दन ने राजा को कल्पी की चिट्ठी का सारांश सुनाया, उस उपस्थित लोगों को तरह तरह की फूहड़ गालियाँ देकर अंत में आज्ञा दी कि कल्पी पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दो। बात बात पर सिर काटने और कटवाने की योजना वाले लोचन सिंह को भी इस आज्ञा को पालन करने में कठिनाई अनुभव हुई। जनार्दन जानता था कि आलिमर्दान शीघ्र चढ़ाई न करेंगे। दिल्ली षड्यंत्र के भंवर में पड़ी थी। दिल्ली के प्रत्येक गुट की दृष्टि अपने प्रत्येक सहायक की सत्तर सहायता पर लगी हुई थी। आलिमर्दान अपने भाग्य का अधिकांश वहाँ के एक गुट से संबंध समझता था। अलीनगर भी उस गुट का शत्रु न था, परंतु किसी भी गुट का इतना आतंक दलीप नगर पर न था कि अलीमर्दान के सामने दांतों तले तिनका दबाता। इसीलिए जनार्दन ने सेना को धीरे धीरे तैयार कर डालना ठीक समझा। बड़े पैमाने पर सेना रखना उस समय की मांग थी। शायद इस तैयारी में अलीमर्दान सहम जाए और यदि इससे न भी माना तो डटकर लड़ाई लड़ की जाएगी। परंतु कल्पी पर आक्रमण करना जनार्दन का ध्येय न था और न उसकी व्यवहारमूलक राजनीति में इस प्रकार के विचार के लिए स्थान था। वज्र मुष्टि की नीति के विश्वास रखने वाले लोचन सिंह को सनक राजा की मनोवृत्ति पर निर्भर थी। वास्तव में इसी का जनार्दन को बहुत खटका था। राजा कल्पी पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे चुके थे। जनार्दन दलीनगर को इस तरह के मुठभेड़ से बचाना चाहता था। सेना की धीमी तैयारी से इस मुठभेड़ का कुछ समय तक बरकरार हो सकता था। जनार्दन को एक और बड़ी आशा थी, राजा का शीघ्र मरण। और जो कुछ उसके मन में रहा उसे कोई नहीं जानता था, परंतु वह इस विचार पर अवश्य पहुंच चुका था कि राजा के मरते ही दलीप नगर पर आने वाली तूफान का सहज ही निवारण कर लिया जा सकेगा। जनार्दन ने राजा की एक दिन बहुत भयानक अवस्था देखकर और दोनों रानियों के बुलावों को टालने की बात आगा हैदर के घर जाकर आमंत्रण ली। कहाँ आज सवेरे राजा को जरा चेत था। स्थिति की भयंकरता को देखकर जी कड़ा करके मैंने राजा से स्पष्ट कहा कि किसी को गोद ले लिया जाए। आश्चर्य वह इस बात पर नाराज नहीं हुए, केवल वह कहा कि अभी मैं नहीं मरूंगा, जीऊंगा। फिर मैं ज़्यादा कुछ न कह सका। हाकिम बोला, अब उनके जीवन में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। बहुत कोशिश की मगर जमराज का मुकाबला नहीं कर सकता। राजा की बदपरहेजी पर मेरा कोई काबू नहीं। यदि कमबख्त रामदयाल मर जाए तो शायद अब भी राजा बच जाए। उनकी नामुमकिन फरमाइशों को पूरा करने के लिए वह सदा कमर कसे खड़ा रहता है। ऐसा बनकर है कि कुछ ठिकाना नहीं। यदि मरवा डाला जाए वो आप जाने, मैं क्या कहूँ। हाकिम जी, बदन में फोड़ा होने पर आप उसे सेब पालेंगे या काट कर साफ कर देंगे। मैं यदि जर्राह होऊंगा तो साफ करके ही चैन लूँगा, मगर मैं हाकिम हूँ, जर्राह नहीं। खैर, जिसका जो काम होता है वह उसे करता ही है। न्यायाधीश सूली की आज्ञा देता है, परंतु सूली पर चढ़ाते हैं अपराधी को चंडाल। मुजी है और उसके पास ही भी बहुत किए हैं। आपके धर्म के अनुसार उसे जो दंड दिया जा सकता हो दीजिए। परंतु हाकिम जी, वह अपने बड़ी टेढ़ी बात कही है। रामदयाल का असल में दोष ही क्या है? मालिक ने जो हुक्म दिया उसे सेवक ने पूरा कर दिया। धर्म विधि से तो राजा का ही दोष है। राजा करे तो न्याय और पासा पड़े तो दांव। परंतु अब राजा के अधिक जीवित रहने से न केवल उनका कष्ट बढ़ जाता है, परंतु वह राजा भी आफत की गहरी खाई की ओर अग्रसर हो रहा है। जो होनी है उसे कोई नहीं रोक सकता। हाकिम जी, जनार्दन ने साधारण निश्चय के साथ एकाएक कहा, या तो राजा का रोग समाप्त होना चाहिए व उन्हें शीघ्र स्वर्ग मिलना चाहिए। दोनों बातें परमात्मा के हाथ में है। हाकिम ने निराशापूर्ण स्वर से कहा। जनार्दन बोला, नहीं, आपके हाथ में है।
यानी कि आप ऐसा दावा दीजिए कि या तो उनका रोग शीघ्र दूर हो जाए या उनका कष्ट पीड़ित जीवन समाप्त हो जाए। जगा हैदर सन्नाटे में आ गया। बोला, शर्मा जी, आपने मालिक के साथ नवखारा में मुझसे न होगा, चाहे आप उनके साथ मुझे भी मरवा डालिए। अब की बार जनार्दन की बारी सन्नाटा में पड़ने की आई। जरा रुखाई के साथ बोला, अभी अभी बेचारे रामदयाल के खत्म होने का समर्थन तो कर रहे थे, परंतु जिसके अत्याचारों के कारण बेचारे प्रतिष्ठित प्रजा बिलबिला रहे हैं, जिसकी नादानी के वजह से कल्पी का फौजदार इस निस्सहाय जनपद को सर्वनाश के समुद्र में डुबाने के लिए जा रहे हैं, जिसकी वज्र कामुकता के मारे असंख्य भोली भाली सती स्त्रियां मुंह पर कालिक पोतकर संसार में मक्खियां उड़ाती फिर रही है, जिसका बस बस माफ़ कीजिए। हाकिम बोला, आपको जो करना हो कीजिए, मैं दखल नहीं देता। चाहे किसी को राजा रानी बनाइए, मुझे कोई वास्ता नहीं, परंतु आपने ईमान के खिलाफ मैं कुछ न कर सकूंगा। बिना किसी व्याकुलता के जनार्दन ने बड़ी अनुनय के साथ प्रस्ताव किया, हाकिम जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो इस राज्य के लिए करो, जिसके अन्न जल से हमारे और आपके हाड़ मांस बने हैं। क्या करूं? हाकिम ने अन्नमनस्क होकर पूछा। जनार्दन ने उत्तर दिया, सैयद अलीमर्दान को मना लो, दलीप नगर को बचा लो। सुना है उसकी फौज कल्पी से शीघ्र कूच करने वाली है। यदि आप उसे बिल्कुल न रोक सके तो कम से कम कुछ दिनों तक अटका ले। तब तक मैं राजा द्वारा किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त करा के राज्यों को सुव्यवस्थित करा लूँगा। यदि राजा बच गए तो उत्तराधिकारी के देखरेख में राजकाज ठीक तरह से होता रहेगा, न बचे तो जो राजा रहेगा संभाल कर लेगा। इस समय सबके मन किसी अनिश्चित अंधकारावृत अदृश्य और विपत्ति की ओर टूटने की संभावना के डर से थर रहे हैं, मानो मनुष्य में कोई शक्ति ही ना हो। सामने सहायक देखकर यही भय कातर लोग प्रबल हो उठेंगे और राज्य विपत्ति से बच जाएगा। इस अनुनय की प्रबलता से हाकिम को कुछ सोचने पर विवश किया। जनार्दन निसंकोच कहता चला गया, यदि प्रजा अपने आप कुछ कर सकती होगी तो हमें और आपको इतना ऊंच नीच न सोचना पड़ता। उसका सशक्त व अशक्त होना अच्छे बुरे राजा पर निर्भर करता है। देखिए, छोटे राज्यों के अच्छे नरेशों के आश्रय में प्रजा कैसे कैसे भयानक आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करती है और बड़े राज्यों की बुरे नरपतियों की मौजूदगी कराल विष का काम करती है। हाकिम सोचकर बोला, मैं कल्पी तुरंत जाने की तैयार हूँ, परंतु राजा के इलाज का क्या होगा? किसी अच्छे वैद्य व हाकिम को नियुक्त कर जाइए। उत्तर मिला। हाकिम ने कहा, मैं अपने लड़के के साथ मैं राजा का इलाज छोड़ जाऊंगा और किसी हाथ में नहीं, इसमें कोई खलक न डालेगा। जनार्दन ने कहा, और मैंने अत्यंत विह्वलता के कारण जो दारुण प्रस्ताव आपके सामने उपस्थित किया था उसे भूल जाइएगा। अवस्था इतनी भयानक हो गई कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। खैर, हाकिम बोला, इसका आप कोई ख्याल न करें। मैं अलीमर्दान को तो मनाने की कोशिश करूंगा ही, किंतु दिल्ली के भी किसी गुट को हाथ में लेकर अलीमर्दान को सीधा कर लूँगा। इस समय दिल्ली के सल्तनत में एक और की बहुत चल रही है। शायद उसके मार्फत अलीमर्दान को काफ़ी समय के लिए दिल्ली बुलवा सकूं। लोचन सिंह का हाथ में सारी सेना नहीं है। मैं कभी नहीं मानूंगी कि इस सरदार उसके कहने व ताबे में है। रानी ने उस दिन देर तक कुंजर सिंह को तटस्थ की तरह बात करते हुए सुनकर कहा, अपनी पहले की कही हुई बातों पर डिगने व अशांतित होने का कोई लक्षण न दिखलाते हुए कुंजर सिंह बोला, राव अपनी घात में है और दीवान साहब अपने को महाराज से भी बढ़कर हकदार समझते हैं। लोचन सिंह सुरता में उन सब साथियों से बढ़कर है और किसी विशेष पक्ष में नहीं समझ जाता है, इसीलिए लोग उसकी बात मानने का कम से कम दिखावा अवश्य करते हैं। जो आदमी संसार में यह प्रकट करता है कि मैं हथेली पर जान लिए फिरता हूँ और बाद में सिर दे डालने का दंभ करता है, उसे सूर बुदापन कह सकता है। उस दिन तो तुम कहते थे कि तुम्हारे कहने में आ जाएगा। आपने भी तो आज्ञा की थी कि आप जनार्दन को ठीक कर लेंगी। यह तो होगा ही अंत में, रानी बोली, परंतु इसमें तुम्हारे किस प्रयत्न को गौरव और पुरस्कार मिलेगा? कुंजर ने उत्तर दिया, संभव है काकाजू स्वस्थ हो जाए। असंभव है, रानी ने बिना किसी छद्म के कहा,
अब तो उनके कष्ट की घड़ियां भर रही है। इतने में एक दासी ने आकर खबर दी कि रामदयाल आना चाहता है, बुला लिया जाए। एक बार कुंजर और दूसरी बार रानी की और बिजली की तेजी के साथ देखकर बोला, महाराज आज चंपनंद की और जाने की तैयार कर रहे हैं। निवेदन करवाया है कि आप भी चलें। जरा अचंभ में आकर रानी ने कहा, जी कैसे है? कुछ अच्छे है, यूँ ही है। जनार्दन में भी मान लिया है। उन्होंने अह कह कर समर्थन किया है कि स्थान परिवर्तन से लाभ होगा। कुंजर सिंह ने पूछा, कौन कौन जा रहे हैं? लोचन भी जा रहे हैं? हाँ राजा, भृत्य ने झुककर उत्तर दिया। सेना भी उनके साथ जाएगी, जितनी साथ के लिए आवश्यक होगी। रानी ने कहा, छोटी महारानी जाएगी? हाँ महाराज, उत्तर मिला। अच्छा जाओ। रानी बोली, मैं थोड़ी देर में उत्तर भेजूंगी। रामदयाल जाने लगा। रानी ने रोक कर कहा, महाराज की अनुपस्थिति में और वहाँ से अनेक लोगों के चले जाने पर सेना किसके हाथ में चढ़ी गई है? उसने जवाब दिया, शर्मा जी ने प्रबंध कर दिया है। रामदयाल चला गया। कुंजर सिंह बोला, जनार्दन ने अलीमर्दान को शांत करने के लिए आगा हैदर को कल्पी भेजा है। जान पड़ता है उस दिशा में अब भय का कारण नहीं है, इसीलिए जनार्दन मान गए हैं। मेरी समझ में आपको वही चलना चाहिए जहाँ जनार्दन और लोचन सिंह महाराज के साथ जाएं। छोटी रानी साथ न जाती तब भी आपका जाना आवश्यक होता। बड़ी रानी ने भी साथ जाने की सहमति प्रकट की। कल्पी से आगा हैदर ने जनार्दन को लिखा था कि अलीमर्दान नाराज तो बहुत था, परंतु अब शांत है और दलीप नगर के मित्र की दृष्टि से देखता है। लड़ाई की कोई संभावना नहीं और मुझे कुछ दिनों मेहमान बनाए रखना चाहता है। असल बात कुछ और थी। निजामुल मुल्क हैदराबाद में करीब करीब स्वतंत्र हो गया था। मालवा स्वतंत्रता की मार्ग पर दूर जा चुका था, परंतु मराठे अपने संपूर्ण अधिकार के लिए वहाँ दौड़ धूप कर रहे थे। दिल्ली में सैयद भाई अस्त हो चुके थे और वह काठपुतलियों की नचाने वाले अच्छे हाथों में थी। बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में महाराज छत्रसाल की तलवार झंझना रही थी। मुहम्मद का बंगस उस झंझनाहट का विरोध करता फिर रहा था। अलीमर्दान दिल्ली, मालवा और बंगस के चक्रव्यूह में बचकर अपनी धुन बना ले जाने की चिंता में थी। दिल्ली का भय उसे न था, परंतु उसकी ओट की परीक्षा थी। दिल्ली से ससैन्य आने के लिए बुलाया गया था। बिना समझे बुझे शीघ्र दिल्ली पहुंच जाना उन दिनों दिल्ली का कोई सूबेदार, फौजदार व सरदार आफत से खाली नहीं समझता था। मेरे लिए कोई षड्यंत्र तो तैयार नहीं है। मोहम्मद खां बंगस ने तो कोई शरारत नहीं रची है। बंगस उसका मित्र था, परंतु अलीमर्दान उसकी लड़ाइयों में बहुत कम शामिल होता भी तो उस समय के मित्र के षड्यंत्र, विष और खड़ग से कैसे बचता। इसलिए उसे बंगस पर और बंगस को उस पर संदेह रहता था। अतएव उसने शांति के साथ कल्पी में कम से कम कुछ दिन डांटे रहना तय किया। दलीप नगर पर आक्रमण करने की बात उसने सदा के लिए स्थगित कर दी हो सो नहीं था। मित्र भाव दिखलाकर वह दलीप नगर को सुसूत रखना चाहता था। अवसर आने पर चढ़ाई कर देगा, इस निश्चय को उसने सावधानी से गांठ में बांध लिया था। आगा हैदर का जो अतिथि सत्कार हुआ, उसने अलीमर्दान के मनोगत भाव की और भी न समझने दिया। ऐसी परिस्थिति में जनार्दन ने राजा के मनोवेग का समर्थन किया। दलीप नगर में सेना का एक काफ़ी बड़ा भाग अपनी मंडली के कुछ विश्वस्त लोगों के हाथ छोड़ा और पंचनंद की और राजा को लेकर कूच कर दिया। खबर लेने के लिए जहाँ वहाँ जासूस नियुक्त कर दिए। वह राजा का साथ बहुत कम छोड़ता था। रानियाँ साथ गईं। देवी सिंह अब बिल्कुल चंगा हो गया था, उसे भी राजा ने साथ ले लिया। कहने के लिए कोई बार सोची हुई बात को जनार्दन ने मार्ग में एकांत पाकर देवी सिंह से कहा, आप बड़े वीर हैं, उस दिन महाराज की रक्षा आप ही ने की है, बुंदेला का कर्तव्य ही और क्या है शर्मा जी। देवी सिंह ने लापरवाही के साथ कहा, परंतु अब किस तरह उनके प्राण बचेंगे वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दावा दारू हो रहे हैं, देखिए आशा तो बहुत कम है। आह भरकर जनार्दन ने बोला, ऐसी दशा में महाराज को इतनी दूर नहीं आने देना चाहिए था। जमुना जी की रज में वह अपने जन्म की यात्रा समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने विरोध का उपाय नहीं किया। देवी सिंह ने पूछा, यदि महाराज का स्वर्गवास बीच में ही हो जाए तब क्या कीजिएगा? उत्तर मिला, जमुना जी की रज में उनकी
फूल विश्राम करेंगे। आपके प्रश्नों के साथ हम सबको एक और घोर चिंता का भी संबंध है, वह है कि उनके पश्चात राज्य का शासन कौन करेगा। सिवा बुंदेला के और कौन कर सकता। देवी सिंह ने कहा, कुंजर सिंह तो दासी पुत्र है, गद्दी के हकदार नहीं हो सकता, इसीलिए कोई भाई बंद ही सिंहासन पर बैठेगा। परंतु जनार्दन ने मुस्कुराकर कहा, भाई बंद कोई ऐसा नहीं जिसका दृढ़तापूर्वक आपने चेत में उन्होंने निषेध न किया हो। रानियां अवश्य है। देवी सिंह बोला, यह समय स्त्रियों के राज्य का नहीं और इधर उधर कोई भी उपयुक्त भाईबंद नहीं। बड़ी कठिन समस्या है। सब बुंदेले भाईबंद ही है। आप भी? जनार्दन ने आंख गड़ाकर पूछा। उसने उत्तर दिया, हाँ मैं भी। प्रजा होने से क्या भाईबंद में अंतर आ सकता है? हंसते हुए जनार्दन ने पूछा, आपको राजा नियुक्त कर दें तो? देवी सिंह सन्न रह गया। जरा रीति दृष्टि से जनार्दन की ओर देखने लगा। जनार्दन बोला, यदि कर दें तो गो ब्राह्मणों की तो रक्षा होगी। और हंसा। पार्लर में और आसपास की खबर फैली हुई कि घोर लूटमार और मारकाट होने वाली है। उत्तरी भारतवर्षों के लिए यह समय बड़े संकट का है। उपद्रवों के मारे नगरों और राजधानियों में खलबली मची रहती है। दिल्ली डंबाडोल हो चुकी है। उसके सहायक और शत्रु अपने अपने राज्य स्थापित कर चुके हैं, परंतु ईर्षा और शत्रुता बढ़ने के भय से अपनी पूर्व स्वतंत्रता बहुत थोड़े राज्य का नवाब घोषित कर रहे थे। बहुत से स्वाधीन हो गए थे, किंतु नाम मात्र के लिए दिल्ली के अधीनस्थ प्रकट करते रहते थे। इनमें जो प्रबल थे वे चौकन्ने थे, निर्दय थे और उनकी प्रजा को बहुत खटका नहीं था, किंतु ऐसे थोड़े थे जो छोटे व निर्बल थे। ये किसी प्रबल पड़ोसी व दूर के शक्तिशाली तूफानी जननायक की ओर निहारते रहते थे। एक आग सी लगी हुई थी। उसकी लौ में बहुत से जल भुन रहे थे, अनेकों सुलझ रहे थे और उसकी आँच से तो कोई भी नहीं बच रहा था। बड़नगर के राजा के लिए भी कम परेशानियां न था। पार्लर के निकट किसी होने वाले तूफान की खबर पाकर कुछ प्रबंध करने का संकल्प किया कि दूसरी ओर और बड़े झंझावातों की दुश्चिंता में फंस जाना पड़ा। पलार के निकटवर्ती ग्रामों की रक्षा का कोई प्रबंध न किया जा सका। ऐसी अवस्था में साधारण स्तर पर जैसे प्रजा को अपने भाग्यों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, छोड़ देना पड़ा। पालर के और पड़ोस के निकटवर्ती ग्रामीण ने इस बात को समझ लिया। जंगलों और पहाड़ों की भयंकर गोद में छिपे हुए छोटे छोटे गणपतियों की शरण के सिवा और कोई आसरा न था। कोई कहीं और, कोई कहीं चला गए अपने घरों में। केवल दीनहीन किसान जो हल से खेती छोड़ कर कहीं न जा सकते थे। उन्हें पेट के लिए, राजा के लगान के लिए, लुटेरों की पिपासा के लिए खेतों की रखवाली करनी थी। आशा तो न थी कि चैत बैसाख तक खेती बची रहेगी। यदि कहीं से घुड़सवार सेना आ गई तो खेतों में अन्नों का एक दाना और भूसे का एक तिनका भी न बचेगा। परंतु जहाँ आशा नहीं होती वहाँ निराशा ईश्वर के पैर पकड़ देती है। यदि बच गया तो कृतज्ञ हृदय ने एक आंसू डाल दिया और वह गए तो भाग्य तो कोसने के लिए कहीं गया ही नहीं। जिस समय बड़े बड़े राजा और नवाब अपनी विस्तृत भूमि और दीर्घ संपत्ति के लिए रोज रोज खैर मनाते थे, अपने अथवा पराये हाथों अपने मुकुट की रक्षा में व्यस्त रहते थे और उसी व्यस्त अवस्था में बहुधा दिन में 2-4 घंटे नाच रंग दुराचार और सदाचार के लिए भी निकाल लेते थे। उस समय प्रजा अपनी थोड़ी सी भूमि और छोटी सी संपत्ति के बचाव के फिक्र करते हुए भी देवालय में आती, कथावार्ता सुनती और दान पुण्य करती थी। संध्या समय लोग भजन गाते थे, एक दूसरे की सहायता के लिए यथावकाश प्रस्तुत हो जाते थे। यद्यपि बड़े के सार्वजनिक पतन की विषाक्त छाया में साधारण समाज को खोखला करने वाले अधर्ममूलक स्वार्थ का पूरा घून लग चुका था और कदरता तथा नीचता डेरा डाल चुकी थी, परंतु बड़ों को छोड़कर छोटों में छल कपट और बेईमानी का आम तौर पर दौड़ दौरा न हुआ था। झांझ बजाकर रामायण गाते थे, लुटेरों के आने की खबर पाकर इकट्ठे हो जाते थे। मुकाबले के लायक अपने को समझा तो पील पड़े, न समझा
तो दे लेकर समझौता कर लिया और समय टालकर किसी गणपति की वहाँ वन पर्वत में जा छिपे। पालर के सीधे साधे जीवन में जहाँ विशाल झील में नहा धोकर काम करना और पेट भर खा लेने का बाद शाम को झांझ बजाकर ढोलक पर भजन गाना ही प्राय नित्य का सरल कार्यक्रम था। वहाँ देवी के अवतार का चमत्कार ही एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके रंग को बाहर वालों ने अधिक गहरा कर दिया था, क्योंकि पलार वालों ने इसकी विज्ञप्ति के लिए स्वयं कोई कष्ट नहीं उठाया था। वही चमत्कार उन दिनों उनकी विपत्ति का कारण हुआ। असंख्य घुड़सवारों की टापों से टूटे हुए हरे हरे पौधों की टहनियों को धूल के साथ गगन में उड़ते देखना वहाँ के बचे खुचे लोगों का जागते सोते का स्वप्न हो गया था। जिस दिन दलीप नगर के राजा की मुठभेड़ कल्पी के दस्ते के साथ हुई, उसी दिन कुमुद का पिता उसे लेकर कहीं चल गया था। सब धन संपत्ति नहीं ले जा पाया था। उसका ख्याल था कि शायद शांति हो जाए। थोड़े ही दिन बाद लौट कर आया। उसके पड़ोस में केवल ठाकुर की एक लड़की, जिसका नाम गोमती था, रह गई थी। वह घर में अकेली थी। देवी सिंह के साथ इसी का विवाह होने वाला था, परंतु दूल्हा को राजा की पालकी थामे हुए गिरते लोगों ने और गोमती के देख लिया था। लोचन सिंह की सहानुभूतिमयी वार्ता गोमती नहीं भूली थी। दूसरे दिन जब राजा नायक सिंह दलीप नगर की ओर चलने लगे, तब डर के मारे किसी पलर निवासी ने देवी सिंह को कुशल वार्ता का समाचार भी न पूछ पाया था। गोमती स्वयं जा नहीं सकती थी। बढ़ती खबर सुन ली थी। हाल अच्छा नहीं था। लोचन सिंह सरीखे मनुष्य जिस बेड़े में हो, उसमें दीनदयाल युवक कैसे बचेगा। परंतु एक टूटती जुटती आशा थी, शायद भगवान बचा ले, चित दुर्गा रक्षा कर दें। पति सिंह की गांव में फिर देखकर गोमती को बड़ा ढाढ़स हुआ। जाकर पूछा, काकाजू कहाँ चले गए थे? दुर्गा कहाँ है? मंदिर में है। नरपति सिंह ने अपना सामान जल्दी जल्दी बांधते हुए उत्तर दिया। मैं अपनी दुर्गा की बात पूछती हूँ, गोमती बोली। मंदिर में है, वही उत्तर मिला। बड़ी विनय के साथ गोमती ने कहा, काकाजू मैं भी उसी मंदिर में तुम्हारे पास चलूँगी। जहाँ कुमुद होगी वही मेरी रक्षा होगी। इस विशाल झील के सिवा और कोई मेरा वहाँ रक्षक नहीं। सामान का बांधना छोड़कर नरपत सिंह बोला, क्या दुर्गा रक्षा नहीं करती है? ऐसा कहने से बड़ा पाप लगता है। गोमती ने दृढ़ अनुनय के साथ कहा, इसीलिए तो आपके साथ चलूंगी। मेरे पास कोई सामान नहीं है। एक धोती और ओढ़ने बिछाने का छोटा सा बिस्तर है। कंधे पर लुटिया डोल डाल फूट लूंगी। यहाँ नहीं रहूंगी, साथ चलूंगी। जहाँ कुसुम होगी वहीं चलूंगी। चल सकोगी? प्रात स्तर से नरपत सिंह ने गोमती को विचलित करने के लिए कहा। अचल कंठ से गोमती ने उत्तर दिया, चलूंगी, चाहे कितना दूर और चाहे कैसे स्थान पर हो। बिराटा भयानक बेतवा के बीच में, वहाँ से 10 कोस चलूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों पोटली बांधकर पलर से चल दिए।